मस्जिद जलायम, मदरसा तोड़यम, मुल्लों को मारियम, मंदिर लैंड कब्जायम। समझ में नहीं आया होगा। कुछ वक्त पहले आतंकवादी मीडिया, गोदी मीडिया के एक बड़े तिहाड़ी पत्रकार ने आज तक आतंकी मीडिया चैनल पर खुलेआम एक बार फिर से हजारों शो के बाद एक और आतंकी शो, जिसके जरिए पूरे भारत के मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का माहौल बनाया गया, जिसमें उन्होंने लैंड जिहाद करार दिया, मजार जिहाद चलाया। सुधीर तिहाड़ी ने इस प्रोग्राम में, जो अभी एक हफ्ता भी इसको हुआ नहीं है, इस प्रोग्राम के अंदर मजार जिहाद का जिक्र करते हुए, स्पेशली मजार जिहाद की बात करते हुए, शुरुआत में ही बार बार फुटेज दिखाई दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की, जिसका ऐतिहासिक कागजात है। उन तमाम तस्वीरों को एक आतंकी गोदी मीडिया के मूत्रकार के द्वारा विश्लेषण किया गया और इसका मकसद सिर्फ यह था कि पूरे भारत में मुसलमानों के धार्मिक स्थल पर बिल्डोजर और हिंदूवादी संगठनों के हमले तेज करवाए जा सकें, जो इसके बाद हुए भी और आपने देखा भी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि जब भी ये इस तरह की बात या किसी तरह का इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं, असल में वो घिनौना काम वो खुद कर रहे होते हैं। जैसे लव जिहाद का इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं, लेकिन 10 लाख से ज्यादा मुसलमान लड़कियों को वो कन्वर्ट कर चुके हैं। मुसलमानों पर 3 तलाक की बात करते हैं कि ये 3 तलाक देते हैं, लेकिन अपने गरिबान में नहीं झांकते कि ससुर अपनी बहू से अपने बेटे के मरने के बाद शादी कर लेता है। गोरखपुर का यह मामला है। मेरे दोस्तों, जो ये बोलते हैं और इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं, ये असल काम ये खुद कर रहे होते हैं। आगरा में हुआ क्या, ये इल्जाम लगाते हैं कि गाय माता को मुसलमान काटते हैं, लेकिन आगरा में रामनवमी के मौके पर हिंसा और दंगा भड़काने के लिए हिंदुत्व के आतंकवादी संगठनों के द्वारा खुद गाय माता को कटवाया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, शुक्र है उनका, कि जांच पड़ताल करी और सच सामने ले आए कि बजरंग दल के गुंडे और जो दिग्गज वरिष्ठ नेता हैं वो इसमें शामिल थे। इसी तरह से सुधीर तिहाड़ी ने जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा लैंड जिहाद का फैलाया, मजार जिहाद का फैलाया, 2 दिन बाद सच्चाई कुछ और सामने आ गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की ही रिपोर्ट है, गोदी मीडिया के सबसे बड़े अखबार की ही रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक फॉरेस्ट सर्वे में मजारों से 10 गुना ज्यादा मंदिर अवैध तरीके से फॉरेस्ट लैंड पर बने हैं। फिर से सुनिए और देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को, जो 16 अप्रैल 2023 को शाम 6:30 बजे, लगभग 6:23 पर प्रकाशित की गई है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं कि 10 गुना मजार से ज्यादा मंदिरों ने कब्जा किया हुआ है जंगल की जमीनों पर। दोस्तों, कहा यह गया है मजार तो आपको 150 भी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उसी फॉरेस्ट की जमीन पर 300 मंदिर बने हुए हैं और इसके अलावा आश्रम बने हुए हैं। यानी 35, जहां मैं आंकड़े बताऊं, जहां लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, 35 मजार हैं सिर्फ इलीगल, लेकिन 300 मंदिर इनलीगल है। इलीगल मंदिर 300 है और दूसरी तरफ मजार सिर्फ 35 है। और इसके अलावा हिंदू धर्म के आश्रम भी सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। यह टाइम्स ऑफ इंडिया ने खुद लिखा है कि यह सर्वे करवाया गया, तो उससे पता चला। इनको सर्वे करवाना था मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन सर्वे में उल्टा निकल आया। तो दोस्तों, यह अंधभक्तों की औकात है। प्रोपेगेंडा सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। मेरे दोस्तों, अतीक अहमद का कातिल यही गोदी मीडिया है, बहुसंख्यक समाज का सड़ा हुआ अंग है, जिसको खुश करने के लिए यह सरकार कुछ भी कर सकती है। मेरे दोस्तों, एक और सबूत आपके सामने रख रहा हूं। यह गोबर दर्शन का यह गोबर पत्रकार देखिए, इसका खुला हुआ गोबर जैसा मुंह देखिए और टाइटल पर ध्यान दीजिए। अतीक के लंबे समय से जेल में बंद रहने से गुड्डू और शाइस्ता की नजदीकियां बढ़ गई थी। यानी कोई शख्स मर गया है, उसकी
इज्जत और इस्मत को यह बंदा उछाल रहा है और दूसरे मर्द से जोड़ रहा है। कमाल की बात यह है कि इस पर महिला आयोग अपने मुंह पर ताला मार के चाबी नाली में फेंक चुका है। इस पर महिला आयोग कुछ नहीं बोलेगा। यह वो देश है और यह वो देश के अपने आप को हिंदुत्व के रक्षक कहते हैं, जहां जिस हिंदुत्व में महिला को पूजने के समान माना जाता है कि भैया इसको पूज सकते हैं, महिला है, देवी है। लेकिन क्योंकि वो मुसलमान है और अतीक अहमद की बीवी है, तो आप देखिए किस तरह से अपमानित किया जा रहा है कि सुरेश चक्रवाणे ने एक महिला को ही कह दिया कि क्योंकि पति जेल में था तो दूसरे के साथ वो संबंध में आ गई। भाई एक बात बताऊं, हर परिवार तेरे परिवार जैसा नहीं होता। आई बात समझ में? तेरे बच्चे अपने किसी और के हैं, पहले वो चेक कर ले। दूसरे पर इल्जाम लगाने से पहले, गंदगी में उतरने से पहले अपने गरिबान में झांक कर देख। इसी के साथ सुरेश चक्रवाणे जैसे हिंदुत्व के गुंडे और मवालियों को आज गू में फेंकने का मन कर रहा है, क्योंकि उन्हीं का थूका हुआ उन्हीं के मुंह पर आ रहा है। एक बहन जो हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज और हिंदू समाज की है, हिंदुत्व की मानने वाली है, अपने से 8 साल बड़े एक लड़के को भाई कहती थी, भैया। 8 से 10 साल तक विनी ने जय को भैया कहा। जब उम्र उनकी शादी वाली हुई तो हुआ क्या पता है? विनी ने जय के साथ अपने रिश्ते का खुलासा किया कि ये भैया नहीं, भैया से सैया हो गए हैं। हाँ मेरे दोस्तों, इसको खुद रील पर डाला है, ये देखिए। फ्रॉम कॉलिंग हिम भैया फ्रॉम 8 ईयर्स लिखा है इन्होंने, और 8 साल पुरानी तस्वीर भी है, ये देखिए। गेटिंग मैरिड एंड हैविंग अ बेबी विद हिम, मतलब बच्चा भी है और आखिर में बच्चा भी दिखाया गया है इसके अंदर। और YouTube पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, प्यारा सा इनका बच्चा है। और विनी और जय भाई बहन थे और इन्होंने बच्चा कर लिया, तब बताया कि भैया से सैया बना लिया है मैंने। और ये सारा दिन खड़े होकर इस्लाम को गालियां बकते हैं इन्हीं के समाज के लोग। गोबर में नहलाया जाए इन्हें। पधारो मारे देश, इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से हम अपने टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। और सबसे खूबसूरत जो प्लेस माना जाता है, जो टूरिस्ट को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करता है, वो है जयपुर। जयपुर में एक यूट्यूबर, कोरियन यूट्यूबर व्लॉगर पहुंची हुई थी और वो घूम रही थी और व्लॉग कर रही थी, शूट कर रही थी और भारत की तारीफ कर रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक युवक आया और उनका पीछा करने लगा। फिर वो जो युवक था, नौजवान, ऑब्वियसली वो बेरोजगार होगा और लिख के ले लीजिए, वो वही खास नारे वाला होगा जो खास नारा लगाकर अभी अतीक को गोली मारी गई है और हर जगह मुसलमानों को मार दिया जाता है और आग लगा दी जाती है मस्जिदों में। दोस्तों, वो हिंदू नाम का व्यक्ति, लड़का दीपक जिसका नाम था, वो कोरियन ब्लॉगर यूट्यूबर का पीछा करने लगता है। और फिर आपको हैरानी होगी कि ये संस्कारी इंसान क्या करता है। जो खूबसूरत संस्कार है उसको शायद ये फॉलो करता है और अपने संस्कार के मुताबिक वो अपने प्राइवेट पार्ट को, अपने लिंग को निकाल कर उसको दिखाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, कोरियन महिला की ये पूरी आप बीती कैसे सामने आई। जब उसने व्लॉग शूट कर लिया, ये सब कुछ झेल कर चली गई, उसने प्रॉपर एडिट किया, अंग्रेजी और कोरियन लैंग्वेज में एडिट किया, उसको YouTube पर पोस्ट किया और YouTube के अंदर सारी चीज़ें उसने यही बोली कि भारत महिलाओं के लिए सेफ नहीं है। जब अंधभक्तों के द्वारा और दीपक जैसे खूंखार हैवान के द्वारा भारत की बदनामी होने लगी, तब जाकर ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को पता चला और आनन फानन मोदी सरकार में हड़कंप मचा और सवाल जब खड़े हुए, तब पता चला कि उस दीपक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आइए पहले वो वारदात भी दिखा देता हूं ताकि पता तो चले आपको
कि संस्कारी लोग कैसे होते। दोस्तों आपने देखा, समझ गए। अब आपको वही चीज समझनी होगी जो हो रही है। हिंदी नाम का था, बहुसंख्यक समाज का था, तो बचाना जरूरी था। इसको गिरफ्तार करके प्रशासन की तरफ से कहा गया कि ये दिमाग से पैदल है, दिमाग थोड़ा इसका हिला हुआ है, पेंच ढीले हैं। अक्सर ये देखा जा रहा है, मुसलमानों पर हमला करने वालों को दिमाग का हल्का बोल दे रहे हैं, मस्जिद पर हमला करने वालों को दिमाग का हल्का बोल दे रहे हैं। कमाल का ये दिमाग इनका हल्का है कि इनको पता है कि कौन सी चीज से क्या होना है। उसको सेक्स की, फिजिकल होने की, शारीरिक संबंध बनाने की सारी चीजों का मालूम है। लड़की का पीछा कैसे करना है और अपने प्राइवेट पार्ट को निकाल कर किस तरह से उसे दिखाना है और दिखाकर फिर उसको मुस्कुराना है, ये तमाम चीजें उस पागल व्यक्ति को पता थी। ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है और इसको सरकारी तौर से जस्टिफाई किया जा रहा है। बात यह है और सबूत यह है, जो आपके सामने हर बात का सबूत रख रहा हूं, कि हिंदी नाम के अपराधियों को पूरी तरह से मीडिया से गायब किया जाता है, उसको जस्टिफाई किया जाता है, बेचारा बनाया जाता है। लेकिन अगर वही क्राइम करने वाला अगर उर्दू नाम का हो तो घर तक गिरा दिया जाता है। अब आप देखिए, संस्कार की ही बात समझ लीजिए। अब मतलब अगर हम गोदी मीडिया की तरह बात करें तो सीधा इसके धर्म पर आ जाएं। आरती मित्तल कास्टिंग डायरेक्टर, सेक्स रैकेट चलाती थी, अच्छे खासे बॉलीवुड के अंदर तक ये घुसी हुई महिला थी, इसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। आरती मित्तल ने काफ़ी कम समय में काफ़ी बड़ा नाम बना लिया था, कई शोज़ में इन्होंने अपने पैर जमा लिए थे। सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में अब कास्टिंग डायरेक्टर आरती मित्तल गिरफ्तार हो चुकी हैं। पुलिस को भी पैसे इन्होंने ऑफर किए थे। एक्ट्रेस और कास्टिंग डायरेक्टर का कुख्यात कारनामा सामने आया है। वो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रही थी, जिसके बाद उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और ये कारनामा मुंबई पुलिस के अलावा कोई और नहीं कर सकता। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 ने सोमवार को फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। यह सेक्स रैकेट कथित रूप से कास्टिंग डायरेक्टर आरती मित्तल चला रही थी। गोरेगांव में एक जगह से 2 मॉडल को बचाया गया है और कईयों की अभी पड़ताल चल रही है। उनका कहना यह है मॉडलों का कि हमें 15-15 हज़ार रुपये देने की बात की गई थी। पुलिस ने इसके बाद डमी कस्टमर बना के आरती मित्तल के पास भेजा। आरती मित्तल ने अपने साथी से बेहतरीन किस्म की मॉडल लाने को कहा, जिसके एवज में 60,000 रुपये की मांग करी और भी रकम बढ़ाने वाली थी। 2 से 2.5 लाख तक की बात की जा रही थी। इसी बीच पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया रंगे हाथों। बहरहाल ये खबरों और मीडिया से इसलिए गायब है क्योंकि उनको काम दिया गया है मुसलमानों को बदनाम करने का और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का। बात करें अतीक अहमद से जुड़े हुए मामले की, तो अतीक अहमद का केस लड़ने वाले वकील के घर के बाहर बम से हमला किया गया। पहले ही बता दूं कि प्रशासन ने इसको नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन तस्वीर आपके सामने है, प्रयागराज में एक बंदा क्रूड बम लेके आता है और पैदल आता है, बम फेंक कर चला जाता है, आप देखिए। लेकिन प्रशासन कहता है कि वो 2 दूसरे आपस के लोगों की लड़ाई थी, इसमें वकील निशाना नहीं थे। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर 2 सवाल हैं। वकील साहब का ये कहना है ये मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह है कि अगर प्रशासन कह रहा है कि ये किसी और की आपसी लड़ाई थी, तो उत्तर प्रदेश में आपसी लड़ाई में बम चलेंगे क्या है? बहुत बढ़िया भाई खड़े हो गए, इनके लिए तालियां। यानी आपस में जंगल राज, ये देखिए जंगल राज क्या, पूरा जंगल बन चुका है उत्तर प्रदेश। बम चल रहे हैं, हम पुलिस की बात मान रहे हैं कि वो किसी और आपस में जो लोग लड़ रहे होंगे उन्होंने बम खेल दिया होगा, बम चला। अरे वाह,
उत्तर प्रदेश में बम चल रहे हैं भाई। अब वहीं जो वकील हैं, सीनियर वकील, उन्होंने कहा है कि ये डराने की कोशिश है मुझे। हम इतने स्प्लेंडर बम के फोरेंसिक वाले आए थे, कौन आए थे उठा कर। सर आप अतीक को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं अतीक को, अशरफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब कहाँ आप रिप्रेजेंट कर देगा, कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। नहीं, आप कर रहे थे। हाँ, मैं कर रहा था। तो आपको कुछ इस पे शक है, ये पूरा किसने इसको एग्जीक्यूट किया? मैं गलत किसी के बारे में नहीं, मगर मुझे ऐसी आशंका है कि पुरजोर पैरवी न कर सकूं, इसके लिए आतंकित करने के लिए, डराने के लिए ये ड्रामा ड्रामा कह रहा हूँ। ये सर आपके सीसीटीवी मेरी 2 बहुएं थी, मेरी एक बेटी थी। सर ये बताइए, वकील साहब का बयान आपके सामने है और ये पुलिस का बयान आपके सामने है। देखिए, पूरी तरह से साफ कर दिया गया है पुलिस के द्वारा कि थाना कर्नलगंज क्षेत्रांगन कटरा में गोबर वाली गली में बम चलने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर थाना कर्नलगंज पुलिस मौजूद है। जांच उपरांत के बाद प्रकाश में आया है कि 2 पक्षों द्वारा आपसी विवाद, यानी जो मैंने आपसे कहा कि आपसी विवाद का बताया कि आपसी विवाद में बम चल गए, और इस पर से पूरा मामला मिटा दिया गया कि नहीं भाई साहब, किसी वकील के घर के बाहर ये बम नहीं चला। अब यह आपके हाथ में है, आप सोचिए कि आपको क्या लग रहा है और नीचे कमेंट कीजिए। उधर पूरे देश में बहुसंख्यक समाज के द्वारा नफरत को लगातार बढ़ाया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी है कि पहले से ही बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लेकिन एमपी के रीवा में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी की सरकार जहां पर मौजूद है, उसको कंप्लेन किया गया कि ये जो मां शारदा भवानी मंदिर ट्रस्ट है, उसके अंदर जो मुस्लिम लोग काम करते हैं और जो सामान बेचते हैं, दुकान लगाते हैं, उनको भगाया जाए, उनको नौकरी से वहाँ निकाला जाए। यहाँ सब्जेक्ट यहाँ पर आप खुद देखिए, जो जिस संबंध में लिखा गया है वो पीले रंग से हाईलाइट किया गया है। मां शारदा देवी मंदिर के धार्मिक नगरी से मांस एवं मंदिर की दुकान हटाए जाने और प्रबंध समिति से मुस्लिम कर्मचारियों को तत्काल हटाए जाने के संबंध में। तो दोस्तों, ये मोदी का नया इंडिया है। कहा गया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप समझ सकते हैं कि विकास तो सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी का हो रहा है और हिंदू मुसलमान को लड़वा दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में सच बोलने वाले नहीं हैं। वरुण गांधी ने साफ साफ बात कही और वरुण गांधी बिल्कुल तीखी और साफ बात कहने वाले शख्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है कि आज जिस तरीके से समाज के एक वर्ग को डराया जा रहा है वो देश के लिए ठीक नहीं है। वरुण गांधी के इस बयान से मुझे पूरा यकीन है कि पूरा देश सहमत होगा। मैं अपने चौथे प्राइम टाइम शो में इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं कि गोदी मीडिया ही सबसे बड़ा आतंकवादी है और गोदी मीडिया की ही वजह से ये अतीक अहमद के साथ ऐसा हुआ है। अब क्योंकि अतीक का काम हो गया है, निपटा दिया गया है, तो अब गोदी मीडिया को पता है कि किस तरह से उन्हें आगे काम करना है। उसकी हिम्मत को और मोदी सरकार और योगी सरकार ने बढ़ा दिया है। अब आपके सामने खुद देखिए, एक शो में आपको कल दिखा चुका था, आज नए शो का नया नाम देखिए, लिस्ट तैयार अब की बार मुख्तार अंसारी की तस्वीर लगाई गई और आप देख रहे हैं दूसरी तरफ अतीक तो गया, अब तेरा क्या होगा शाइस्ता। पूरी दुनिया इस चीज को, गोदी मीडिया के इस आतंकवादी चेहरे को आज समझ ले और लानत है उन सच्चे भारतीयों पर, सच्चे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों पर, और खासकर लानत है उस मुस्लिम समाज पर कि जो देख रहे हैं कि आपके तबके के लिए, आपकी कौम के लिए, आपके ही समुदाय के लिए इस तरह से घृणा फैलाई जा रही है। इसके बावजूद आप अपने घर में गोदी मीडिया के चैनलों को चलाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया भी वही काम कर रहा है जो सोशल मीडिया पर अंधभक्त कर रहे हैं और बीजेपी की आईटी सेल कर रही है। ये देखिए, रिपब्लिक भारत की भी गंदगी देखिए और इसकी टाइटल और इसकी लाइनिंग पढ़िए। लाइव, अब डॉन की बेगम का नंबर देखिए, ये भारत की बात है, रिपब्लिक भारत पर डॉन की बेगम का नंबर। और ये सब इसलिए हाइप क्रिएट किया जा रहा है ताकि सरकार का भौकाल बन जाए, मुसलमान समुदाय बुरी तरह से इनसे डरे, और तो और इसके बाद ये आपको समझ जाना चाहिए
कि मुख्तार अंसारी हो या कोई और, जो कत्ल हुए हैं और जो होने वाले हैं, उसके पीछे गोदी मीडिया का एक बड़ा अहम रोल है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आइए आज तक की एक बार फिर से गंदगी आपको दिखाता हूं। इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि योगी की माफियाओं की लिस्ट तैयार, अगला मुख्तार। यानी गैर कानूनी तरीके से अतीक को मारा गया। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा यह एक्टिंग की गई कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है। अगर उनका रोल नहीं भी है तो फिर आज तक ये क्यों कह रहा है कि अगला नंबर मुख्तार? मुख्तार तो पहले से ही जेल में है। तो इसका मतलब गैर कानूनी तरीके से जो गुंडे मार रहे हैं मुस्लिम अपराधियों को धर्म के नाम पर, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार का हाथ है। आज तक की इस लाइन से तो यही लगता है, और यह अपने में ही एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देना चाहिए। वहीं दोस्तों, भारत के मुसलमानों को सतर्क और सावधान और आंखें खोलने की जरूरत है। कहा यह जा रहा है कि अगला नंबर ओवैसी का है और हो भी सकता है। माननीय ओवैसी को मारा जा सकता है, यह बात अब साफ सोशल मीडिया पर आतंकवादी संगठनों के द्वारा, और ऐसे ही जिन तीनों आतंकवादियों ने जय श्री राम का नारा लगाकर गैर कानूनी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अतीक और उसके भाई का कत्ल किया है, ऐसे ही लोग एक बार फिर से अब ओवैसी को सीधा कत्ल करने की बात कर रहे हैं। आपके सामने सबूत है, और ये काम सोशल मीडिया पर खुलकर हो रहा है। एक बड़ा समाज, जहरीला समाज इस वक्त पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ आतंकित हो चुका है। मोहित कुमार लिखता है, पूर्व प्रेमिका लवलेश बनने के उकसा रही है, ज्ञानी लोग सलाह दें। यानी मोहित ने पोस्ट डाला, मोहित कुमार ने, कि जो पूर्व प्रेमिका है वो लवलेश बनने को कह रही है कि लवलेश बनकर बताओ। तो वहां पर कमेंट आता है, एक बंदा कहता है यूपी सरकार से बात करो। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये सारा काम यूपी सरकार ही खुद करवा रही है। दूसरा कहता है पूर्व काल्पनिक। तीसरा जो अहम है वो आपको पढ़ना खुद चाहिए। विजेंद्र तिवारी ने रिप्लाई किया, चल भाई मैं भी बांदा से ही हूं, तिवारी भी हूं, ओवैसी को ले लेते हैं टारगेट में। बात यहां खत्म। और इससे पहले भी पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा और बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा वो अकाउंट जो मोदी सरकार को और मोदी के समर्थन में रहते हैं, ओवैसी को गाली बकना और ओवैसी को गोली मारने की और ओवैसी को इसी तरह से निशाने पर लेने की बातें चल रही हैं। सवाल ये है कि जो ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट और अलान का एजेंट और फलान का एजेंट करते हैं, खुद मुसलमान अपने आप पर शर्म करें। आज के इस दौर में हाल ऐसा हो गया है कि मुसलमान किसी से अटक नहीं रहा, लेकिन बहुसंख्यक समाज के लोग जबरदस्ती मुसलमानों से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बीच रोड से गुजर रहे होंगे तो वो आपको टक्कर मारकर निकलेंगे, बीच सड़क पर ये गाड़ी रोक देंगे, मुस्लिम इलाके में जाकर ये कुछ भी हरकत करेंगे, तिलक लगाकर, बाइक पर भगवा झंडा लगाकर मुसलमानों के इलाके में घूमते फिरेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये अकेले हैं लेकिन पावर में ये हैं। पंगा ये लेंगे, खुद ये मारेंगे और पुलिस को फ़ोन करने पर पुलिस आकर इन्हीं का साथ देगी। ये ब्लूप्रिंट पूरे भारत में इस वक्त काम कर रहा है। ऐसे में जहां मुसलमानों को अपनी नफरत, अपनी आपसी रंजिश को ख़त्म करके एक दूसरे की हिम्मत बननी चाहिए, यहाँ अभी भी शिया सुन्नी की बेगैरती चल रही है। यहाँ देवबंदी बरेलवी चल रहा है। चूतड़ से लेकर सर में गोली मार दी जा रही है, गर्दनें काट दी जा रही हैं, हमको गालियां दी जा रही हैं, इस्लाम को और अल्लाह को गाली बक के कुरान को फेंक दिया जा रहा है, मदरसों में आग लगा दी जा रही है, मस्जिद पर भगवा फहरा दिया जा रहा है, और लेकिन मुसलमान आपस में लड़ने मरने से बाज नहीं आ रहा, अपनी ही भिड़ंत को ख़त्म नहीं कर पा रहा, एक नहीं हो पा रहा। ओवैसी की पार्टी के आप समर्थक हो या ना हो, लेकिन ओवैसी है तो मुसलमान, और कम से कम आपसे ज़्यादा तो बोलता है। वो शख्सियत ऐसी है कि कम से कम हक के लिए, जुल्म के खिलाफ बोल तो रहा है। इतनी हिम्मत आपकी है तो आप बोल के दिखाओ,
एजेंट का ठप्पा तो तुम बाद में लगाना। मुसलमान समुदाय को इस बात को समझना होगा कि बहुसंख्यक समाज का बच्चा बच्चा तुम्हारे खून का प्यासा है। थाने के इलाके का, महाराष्ट्र के इलाके का एक और मामला सामने आया है। मुर्तज़ा अपनी बहन के साथ जंगल में लकड़ियां बीनने गया था। वहां पर जहरीले हिंदू शख्स ने, लड़के ने अपने साथी के साथ मिलकर, जिस हिंदू व्यक्ति का नाम कैलाश है उर्फ पिंटू, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुर्तज़ा को इतना पीटा कि तस्वीर आपके सामने है। बहन जब तक बुलाने गई मदद के लिए, वापस आकर देखती है तो उसके भाई को पेड़ पर फांसी पर लटका हुआ देखा। अपने भाई की ऐसी हालत देखने के बाद बहन का क्या हाल हुआ आप सोच नहीं सकते। और मोहम्मद हफीज मुर्तज़ा शेख जिसका नाम था, उसकी उम्र 15 साल थी। अब अगली रिपोर्ट ये देखिए। लोकमत रिपोर्ट के मुताबिक इसी मुर्तज़ा को 6 महीने पहले इसी पिंटू यानी उर्फ कैलाश ने अपने दोस्तों के साथ पहले भी मारा था। ये पूरे भारत में हो रहा है, हर गांव, हर क्षेत्र, हर देहात में हो रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर बेगैरत मुसलमान आपस में एक नहीं हो रहे तो इसी तरह से कुत्ते की मौत मरते रहेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर विकास को तो मार ही दिया है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के जो बरेली की पंचायत के मेंबर हैं, उन्होंने विकास नाम के एक हिंदू समाज से जुड़े हुए व्यक्ति का कत्ल कर दिया। ये रिपोर्ट आपके सामने है और एक तरफ गिरफ्तारी का वीडियो है। बरेली के डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर निरंजन यदुवंशी और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि विकास का इन्होंने कत्ल किया था। अब विकास का कत्ल क्यों किया वो भी सुन लीजिए। दोनों हिंदू समाज के हैं। तो निरंजन साहब ने कत्ल इसलिए किया क्योंकि जो व्यक्ति हैं निरंजन, उनकी पत्नी के साथ विकास नाम के एक शख्स का प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह बात पति को पता चल गई और उनको निपटा दिया। डिटेल में जानकारी के लिए गूगल पे चले जाइए। बस मैं विकास बता रहा था कि यह भी विकास मारा गया और सरकार से विकास की क्या ही उम्मीद। दूसरी तरफ इन सब के बीच कन्हैया कुमार ने जो कहा है वो सोचने और समझने लायक है। उन्होंने कहा कि एक वक्त अमित शाह भी तड़ीपार थे, लेकिन देश में कानून का राज था तो आप बरी हुए। सोचिए अगर उस वक्त बंदूक का राज होता तो आज आप कहां होते। उधर मोदी सरकार के कदमों की वजह से भारत का पूरी दुनिया में बहुत अच्छे से बज रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को खुद देखिए। अल जजीरा इंग्लिश पिछले हफ्ते से लगातार मोदी सरकार की तमाम गलत नीतियों को कवर कर रहा है। भले ही गोदी मीडिया गू में घुसा पड़ा है, लेकिन विदेशी मीडिया और खासकर जिन देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं वो खुलकर लिख रहे हैं। आप खुद ही देखिए, इसमें लिखा गया है कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार हिस्ट्री को दोबारा से लिखवा रही है। हिस्टोरियंस हायर किए गए हैं, फैक्ट को मिटाया जा रहा है और मुसलमानों का इतिहास और मुगलों का इतिहास मिटाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र के नक्शे कदम पर चलते हुए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हिंसा बढ़ाई जा रही है। ये किस रिपोर्ट में है? ये अल जजीरा के अंग्रेजी लैंग्वेज के शो में पूरा प्रसारित किया जा चुका है। उधर दोस्तों, बिल्किस बानो की पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि बिल्किस केस के दोषियों को क्यों छोड़ा। कहा कि यह रेप सामूहिक हत्या का केस है, साधारण मर्डर नहीं। सेब संतरे की तुलना कैसे हो सकती है, यानी सेब संतरा कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति की हत्या की तुलना सामूहिक हत्या से कैसे कर सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने ये कातिलों से पूछा है। जी हां, जिन्होंने 7 से 8 मर्डर किए और गैंगरेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिल्किस बानो की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी बात पूछी है वो ये पूछी कि दोषियों को रिहा करके आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
याद दिला दूं कि 15 अगस्त को मोदी जी भाषण उधर लाल किले पर दे रहे थे तो पीछे से मोदी जी की सरकार बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर रही थी। मामले की सुनवाई शुरू होते ही दोषियों के वकीलों ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और सुनवाई स्थगित करने की यानी कैंसिल करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया, यानी जो बिल्किस बानो है उनके वकीलों ने इसका विरोध किया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जब भी मामले की सुनवाई होती है तो एक आरोपी को अदालत में आना पड़ेगा, वो कार्रवाई स्थगित करने की मांग करेगा। 4 हफ्ते बाद एक और आरोपी ऐसा ही करेगा, इस तरह से दिसंबर आ जाएगा। हम इस रणनीति से अवगत हैं। यानी जस्टिस नागरत्ना ने यह भी जलील कर दिया बोल के कि जो दोषी होगा, एक एक दोषी आएगा और वो हर बार कहेगा साहब अगला महीना, साहब अगली तारीख दे दो, और ये होता रहेगा और मामला लटकता रहेगा। और ये सारी प्लानिंग हमें पता है। सरकार की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने सुझाव दिया कि सुनवाई के लिए निश्चित तारीख तय की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि बलात्कार और सामूहिक हत्या के अपराध से जुड़े मामले की तुलना साधारण हत्या के मामलों से नहीं की जा सकती। क्या आप सेब और संतरे की तुलना कर सकते हैं? दोस्तों, कुल मिलाकर अब ये मामला दोबारा से कोर्ट में है। दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ कैसा माहौल है? भगवा लव ट्रैप के लिए पूरी तरह से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और हिंदुत्ववादी लड़कों को इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये सारी चीजें मीडिया में है, सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन इसके बावजूद बेगैरत मुसलमान लड़कियां, वो जो खास बेगैरत मुसलमान लड़कियां हैं, जो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद भी ये कह रही हैं कि मेरा राहुल ऐसा नहीं है। असल में रमज़ान के पाक मौके पर भी ऐसी ऐसी घटिया हरकत कर रही हैं कि इस्लाम पर यह सीधा चोट है, ये इस्लाम से गद्दारी है। खंडवा का ये वीडियो सामने आया है। मेरे दोस्तों, ज़रा इस बेगैरत महिला को देखिए, रमज़ान के पाक महीने में ये क्या कर रही है। खंडवा मध्य प्रदेश, जहां परसों बीती रात एक मुस्लिम लड़की 3 गैर मुस्लिम लड़कों के साथ होटल में पाई गई। जब घर वालों तक बात पहुंची तो दोनों तरफ से मामला तनाव में हुआ और रिपोर्ट करवाई गई। मुसलमान माँ बाप के अंधे भरोसे का नतीजा ये निकल रहा है कि अब रमजान के मुकद्दस महीने में भी हमारी मुस्लिम समुदाय की लड़कियां गैर मुसलमानों के साथ अय्याशियां कर रही हैं और इनके माँ बाप आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। इसी रमजान में कई मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ पकड़ी गई हैं और लगातार ऐसी तस्वीरों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। कौन है? ये कौन है? क्या मालूम किसको लगा है? भाई नहीं है, उन्होंने नहीं बोल दिया, बोले मैं उसका कोई भाई वही नहीं हूँ। पापा का नाम क्या है तुम्हारे? शफी। कहाँ पर? कॉलोनी में किस जगह? दरगाह के पीछे। तो हम सब लोग रहते हैं। मैं वही रहता हूँ। एक ऑटो बुला, तीनों को साथ में बुलाओ ना ऑटो में। चल बुला तो ऑटो बुला। ऑटो की जगह बुलवा बिल्कुल। नंबर दे दे, खत्म हो जाए, यही खड़े रहे। क्या करना है? तेरे घर वालों का नंबर ले दे, बच्चों तेरा पर्स निकाल, इसका नंबर लेकर इसको ऑटो मीटर से घर ले वजह से। चलो इनको भी लेके चलो, चलो इनको थाने लेके चलो। अरे कितने पैसा का नहीं दिया? अल्लाह अकबर। दोस्तों, मुसलमान लड़कियों ने ही, खासकर ये जो बुरखे वाली हैं, हिजाब वाली हैं, इन्होंने तो सारी हदें पार की हुई हैं। लेकिन ऐसे 60% और महिलाएं हैं जो हिजाब और रुपट्टे से दूर रहती हैं और वो गैर मजहब से ज़्यादा मॉडर्न लगती और बनती हैं। उनको लगता है कि उनके माँ बाप की अच्छी नौकरी है, पढ़े लिखे घर से हैं, तो हिजाब और रुपट्टे से उनको कोई मतलब नहीं है। और वो इतनी सोशल हैं, इतनी ओपन माइंड है कि मतलब फैशन बन गया है कि यार मैं कट्टर नहीं हूँ, हमारी ऐसी सोच नहीं है, हमारी ऐसी सोच। तो मतलब तुम्हारी ऐसी सोच नहीं है तो तुम गैर मजहब के साथ ओयो में गुलछर्रे उड़ाओगी, होटलों में जाओगी। ये कैसी बेगैरती है? और ये दोस्तों हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। गुजरात कौन सी जगह है?
गुजरात वो जगह है जहां पर मुसलमान प्रेग्नेंट लड़कियों के पेट को, महिलाओं के पेट को चीर के ना जन्मे हुए बच्चे को पेट से बाहर निकाल के तलवार की नोक पर सजाया गया था और वो खास नारा लगाया गया था। दोस्तों उसी गुजरात का ये मामला, इसकी ये स्टोरी देखिए, ये जो शख्स आपको नजर आ रहा है, जी हां, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसका नाम परमार है। अहमदाबाद गुजरात का ये मामला है। सोशल मीडिया पे अनम मुस्लिम समुदाय की लड़की खुल्लम खुल्ला इसके साथ रिलेशनशिप में है। दोस्तों ये देखिए, स्टोरी पर ये तस्वीरें खुद ये लोग शेयर करते हैं। भगवा लैब ट्रैप का ये एग्जाम्पल है। आप देखिए, अनम शेख और हिंदू लड़का परमार दोनों साथ में हैं, चुम्मा चाटी करते हुए साथ में तस्वीरें डाली जा रही हैं। अनम शेख और परमार जैसे बहुत सारे लौंडे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के जरिए मुसलमान लड़कियों को फंसा चुके हैं। दोस्तों इसी खंजीर के साथ, परमार के साथ बिल्कुल गैर मजहबी लिबास में ये तस्वीर डाल रही है और सोशल मीडिया पर इसने इंस्टाग्राम पर तमाम चीज़ें खुद पोस्ट की हुई हैं। दोस्तों ये कौन सा मजहब है और इससे मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, इस्लाम को चोट पहुंच रही है या फ़ायदा, ये आप खुद सोचिए। और ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है, पूरे देश भर में ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। मुसलमानों को समझना होगा, संगठन बनाना होगा, सवाल जवाब करना होगा, आंखों को खोलना होगा, कानों को खुला रखना होगा, अपने चारों तरफ देखना होगा कि इस्लाम पर चोट पहुंचाने वाला ऐसा कोई काम कहीं तो नहीं हो रहा। मुसलमान लड़कियों से यही कहूँगा, कहते हैं कि बेटियां बाप को बहुत प्यारी होती हैं। तुम अपने बाप की इज्जत ना उछालो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे बाप की इज्जत नहीं, इस्लाम की इज्जत भी हो तुम, क्योंकि तुम्हारी सुल्ब से ही ये इस्लाम आगे बढ़ेगा, मुसलमान आगे बढ़ेगा। लेकिन तुम इतनी बेगैरती पर उतारू हो चुकी हो, न तुम्हें दीन मोहम्मदी की फिक्र है, न आज के ख़राब माहौल की फिक्र है। ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं कि गैर मजहब में मुसलमान लड़कियां जाकर खून के आंसू रो रही हैं, खून के आंसू। लेकिन आपको ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपको लगता है कि आपका राहुल ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि आप मॉडर्न मुसलमान हैं, आपके माँ बाप बहुत समझदार हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं, उनकी ऐसी सोच नहीं है। याद रखना, आज नहीं तो कल खून के आंसू आप रोएंगी। और जो आपने अपने मजहब को छोड़कर मजहब के दायरों को लांगा है, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और समझ में ये नहीं आता कि मुसलमान लड़कों में क्या बुराई तुमको नजर आती है। नजिस और निजासत का, पाकीज़गी का कहीं जहां कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां तुम्हें मजा आ रहा है। ये बात ठीक वैसे ही है कि नाली के कीड़े को निकाल कर साफ जगह पर रखा जाए तो वो फिर से नाली में भागता है। अब सवाल ये है कि आप किस तरह की गंदी औरत या गंदी लड़की हैं कि आपको पाक और साफ जगह पसंद नहीं आ रही है और गंदे लोगों की तरफ आगे बढ़ रही हैं। क्यों? जबकि पता है कि आरएसएस और हिंदू संगठनों के द्वारा यह पूरी तरह से प्लानिंग की जा रही है। दोस्तों दूसरी तरफ हमारे देखने वाले जो दूसरे आप ही लोग हैं, उन लोगों की भी ये एक गलती है कि वो ऐसी रिपोर्ट को शेयर नहीं करते। अब मेरी इस रिपोर्ट को अगर आप शेयर करें और गलती से ये कोई लड़की अगर देख ले, उसका दिमाग जाग जाए, या अगर घर में जो अंधे होकर माँ बाप अपनी बेटी पर भरोसा करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि सुबह 9 बजे लड़की गई है, कॉलेज गई है, कहाँ गई है, रात को 8 बजे घर में घुस रही है, शाम को 4 बजे घर में, कुछ नहीं पता, और आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं क्योंकि वो लड़की घर से हिजाब पहन के निकल रही है और हिजाब पहन के आ रही है, बस इसमें वो खुश हैं। उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए कि हिजाब में ही सारे काम हो रहे हैं। आप समझिए, सोचिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ कीजिए, खासकर इस मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने लिए। और अगर मन करे तो आखिर में मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। जय हिंद।